हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे घर पर अपने एक शेड्यूल के साथ, टाइम टेबल के साथ। और मेरी वीडियो ये आप लोग को हेल्प कर रही होगी, आई होप। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 11th लेक्चर है, ठीक है, जो कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के पर बेस्ड है। सॉरी, 12th लेक्चर है हमारा ये, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसके यूनिट फर्स्ट के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके मेरे जो 11th, इसके पहले जो जितने भी मेरे 11 लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उनमें मैंने इसके पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप लोग जो है मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इसे कहते हैं। और लिमिटेशंस, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में जानेंगे। और फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक और पेन को अपने पास रखिए ताकि आप अपने नोट्स को बना सकें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज़रूर नोट डाउन करें या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कहा जाए तो स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स सिमिलर हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है कि हम लोग को थोड़ा समझने की जरूरत है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो अभी मैं वन बाय वन उसको इस टर्म को क्लियर करूँगी। एम्पिरिकल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज़ एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम जब किसी आउटकम के रिजल्ट को बताते हैं, ठीक है, किसी आउटकम के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एक एक्सपेरिमेंट, किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कई बार रिपीट कर रहे हैं, 100 टाइम या 1000 टाइम, या फिर कह लें कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में जो भी हमारा एक आउटकम है, ठीक है, उसकी अकरेंस को देखनी है कि कितने टाइम वो अकर कर रहा है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया, मान लेते हैं 100 टाइम रिपीट किया, ठीक है। और जो आउटकम है वो जो है उन 100 टाइम्स में से कितनी बार अकर कर रहा है, मान लेते हैं कि 20 टाइम अकर किया उसने, ठीक है। तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो रेशियो होगा इनके बीच का, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर इवेंट, वो आउटकम कितनी बार हमने ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय कि कितने टाइम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हमने, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, कितने टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइम्स की बात हो रही है, सो इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वर्ड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया गया, ठीक है, ओके। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हो गया कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें कंसिस्टेंसी चेक कर, मतलब क्या हो रहा है, हम एक वैलिड रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। मीन्स किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो उसके जो आउटकम है, हाँ, श्योरिटी के साथ हम श्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इसका नाम स्टैटिस्टिकल रखा गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आगे थ्योरी की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म रिपीटेडली अंडर एसेंशियल होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग उसको बार बार अंडर एसेंशियल होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन के साथ,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले परफॉर्मेंस में पहली बार में कंडीशंस कुछ और हैं एंड देन फोर्थ वाले परफॉर्मेंस में कुछ और है, या फिर सेकेंड परफॉर्मेंस में कुछ और है। नहीं, जब हम रिपीट करेंगे, मान लीजिए हमने 10 टाइम ही रिपीट किया है, तो वो क्या होना चाहिए, विद द होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन के साथ ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो, लिमिटिंग वैल्यू किसकी, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम द इवेंट अकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स इनडेफिनिटली लार्ज। मीन्स क्या कर रहे हैं, हमें लिमिटिंग वैल्यू किसकी देगा ये, ठीक है, हमें लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी किसकी, रेशियो की, ठीक है। रेशियो किसका कि नंबर ऑफ टाइम क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट अकर कर रहा है, ठीक है। जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ ट्रायल्स को एज एन रिपीट करें, मतलब कि किसी नंबर ऑफ ट्रायल्स में कितनी बार वो आया, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया उसका नंबर, एंड देन कोई इवेंट कितनी बार हमने उस समय ऑब्जर्व किया, उनका जो रेशियो है, ठीक है। तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। तो वो जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। इट बीइंग एज्यूम दैट कि लिमिट इज यूनिक एंड फाइनाइट। इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है कि लिमिट जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट और यूनिक होगी। मीन्स ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एन को क्या किया, लार्ज लिया है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होता है, यूनिक ना हो, डिफरेंट आ जाए, ठीक है, फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से इस कंडीशन, तो यहाँ पे एज्यूम करके हम कंडीशन चल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें एज्यूम की गई हैं, यहाँ पर कंडीशंस एज्यूम की गई हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट पर रिपीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो जो है कंडीशंस क्या है, एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन के साथ ही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो हमारा लिमिटिंग जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट होगी और यूनिक होगी फॉर एन, लार्ज एन के लिए, ठीक है, जब हम रिपीट कर रहे हैं तो। ओके, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। तो इसको डिनोट कैसे कहते हैं, इसके सिंबल कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सिम्बॉलिकली इसे कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि इन एन ट्रायल एन इवेंट ई हैपन एम टाइम, किसी एन ट्रायल में इवेंट ई जो है कितनी बार हैपन किया, एम टाइम हैपन किया, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई इवेंट की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एंड देन रेशियो एम बाय एन का, ठीक है। यहाँ पर ये लिमिटिंग वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि एन क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है यहाँ पर। मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक एसेंशियली होमोजीनियस कंडीशन के साथ, ठीक है। और ये सपोज कर रहे हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फाइनाइट और यूनिक आएगी, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्टैटिस्टिकल जो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं अप्रोच में, द प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्टिवली बाय रिपीटेटिव एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। मीन्स बार बार जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं आउटकम्स के, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करें। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को बार बार, तो उसकी बेसिस पर हम क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि आउटकम क्या आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स टू एस्टैब्लिश द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट के अकरेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या की जरूरत है, हमें जरूरत है लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स की जरूरत है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब वही ट्रायल, ठीक है, कितनी बार हम उसको परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो इस केस में इस प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी के लिए, इस मॉडल के लिए क्या करना होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मॉडल है, ठीक है, ये उसके लिए हमें क्या की जरूरत है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है।
तभी हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसी भी इवेंट की वो क्या होगी, ठीक है। नाउ तो जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फेवरेबल, हम देखते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें नंबर ऑफ टोटल एग्जॉस्टिव आउटकम में से, टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है उसमें से, ठीक है, फेवरेबल उस इवेंट के आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, उनका रेशियो हम चेकआउट करते हैं इसमें जो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उसको भी हम अगर हमें जस्टिफाई करना है उसके आंसर को कि हमने क्या किया, उसमें क्या करते हैं एक ही बार एक ट्रायल में ही हम उसमें आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। एक ट्रायल में ही देखिए कि टॉसिंग अ कॉइन, इन अ टॉसिंग अ कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एक ही बार एक फर्स्ट ट्रायल में, ठीक है, तो एक बार टॉस किया और हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो हमने क्या कर दिया कि हम देखेंगे पॉसिबल क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं उसके फेवरेबल केसेस क्या है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है केसेस, उस हिसाब से उसका रेशियो जो होगा डेट इज वो हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो अगर उसको जस्टिफाई करना तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। To verify whether deduction on the basis of certain axioms and undisputed laws is justified, ठीक है। Now next important point क्या है कि जो हम लोग only after repeated trials it can be established that the chance of head or tail in a toss of coin is 1/2, means कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये कहा गया है कि हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल क्या है, हाफ आती है, ठीक है, एक बार टॉस किया तो, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग 2-3 बार, तो ये क्या गया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया गया है, ठीक है, बाय अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियन के थ्रू ये प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम उसको क्या किया गया है कि एक सेट में, ठीक है, डिफरेंट सेट पर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम उस एक्सपेरिमेंट को कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये आउटपुट मिला है कि हमारा जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। सो द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतने का मतलब क्या है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जो है क्या करती है, अप्रोचेस करती है द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को। मीन्स क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग वन ट्रायल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ट्रायल, ठीक है, फर्स्ट टाइम। बट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या किया ऑब्जर्व किया, बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके आउटकम को ऑब्जर्व किया कि वो कितने टाइम आकर कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उसका रेशियो फाइंड आउट किया, ठीक है। देन हमने क्या किया, तो मीन्स हमने कहा कि अप्रोच कर दिया कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की तरह, मीन्स कि हमने फिर कह दिया कि हाँ अगर लार्ज नंबर ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच किया द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स इनडेफिनिटली लार्ज, ठीक है। मीन्स कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि इनडेफिनिटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो रिजल्ट आता है देन उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच कर देते हैं टुवर्ड्स किसके लिए, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के लिए भी, कि हाँ एक बार भी अगर आप टॉस करोगे, एक बार भी वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है। मीन्स अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करें, ठीक है, 100 टाइम 1000 टाइम, ठीक है, और फिर अगर हम फिर इसको जनरलाइज कर दिया है कि हाँ जो है एक बार भी अगर आप टॉस करके देखो तो यही रिजल्ट आएगा, मीन्स हाफ ही आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और थ्योरी से इसकी देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आउटकम, ठीक है, एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स रेशियो है किसके बीच का, ये क्या है, रेशियो होता है किसके बीच का, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आउटकम, एक आउटकम की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करना, कितनी बार वो अकर कर रहा है, ठीक है, और किसके बीच का, अपॉन में क्या होगा, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी जहाँ देखते हैं, ठीक है, उनका रेशियो है, दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। मीन्स कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, अपॉन में वो रहेगा, और ऊपर क्या होगा कि कोई एक इवेंट आउटकम कितनी बार अकर कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज विल नॉट बी इक्वल
इफ नंबर ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज निकालें, डिफरेंट आउटकम की फ्रीक्वेंसीज निकालें, तो ये आपस में सेम नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आपस में सेम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उनका जो टोटल होगा, उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 को ही डिनोट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला यही होता है कि हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर अ रैंडमली कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसको रिपीट कर रहे हैं n टाइम। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितनी बार वो आउटकम अकर कर रहा है उस मतलब ट्रायल्स में जितनी बार रिपीट कर रहा है उसमें m टाइम वो रिपीट कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसका जो रेशियो ले लेंगे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, और m क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम ऑब्जर्व। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। फ्लिप अ कॉइन 1000 टाइम। यहाँ पर क्या किया? किसी कॉइन को फ्लिप किया गया है 1000 टाइम। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स दैट अकर, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा जो मेन पर्पस है हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स अकर कर रही, कितनी बार अकर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना था? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, वो क्या होगी उस कॉइन की? वुड बी द काउंट ऑफ हेड डिवाइडेड बाय 1000। तो हम सिंपली क्या कर देंगे? हम देखेंगे कितनी बार जो है हेड आ रहा है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, मतलब कितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है कि टू चेक आइदर द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गुड और डिफेक्टिव बल्ब। हमें चेक करना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है गुड और डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो हमने क्या किया? 150 बल्ब्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, 150 बल्ब्स को हमने सेलेक्ट किया रैंडमली फ्रॉम अ सर्टेन बिग लॉट, मतलब एक बड़े लॉट में से हमने क्या किया? 150 बल्ब्स को सिलेक्ट कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो आप उसके बाद मतलब आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये पाया गया कि फाउंड दैट 80 बल्ब्स आउट ऑफ 150 आर डिफेक्टिव। ठीक है, 80 बल्ब्स क्या है? डिफेक्टिव है आउट ऑफ 150। तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। ठीक है, कि हमारे जो बल्ब्स होंगे डिफेक्टिव बल्ब्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या होगा कि n इज अ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड बल्ब। तो कितने सिलेक्टेड बल्ब किए गए थे, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कितने बल्ब पर किया? 150 में से ही तो सिलेक्ट किया, तो टोटल क्या है? मतलब चेक कितनी बार किया? हम यहाँ चेक कर रहे हैं ना कि डिफेक्टिव है कि नहीं है, गुड है कि डिफेक्ट है। तो हमने क्या किया? रिपीट किया ना, कितने वो सेम चीज़ें हमने चेक की, कितने के साथ? 150 बल्ब्स के साथ। मीन्स हमने हमारा n हो गया कि हमने सेम प्रोसेस, हमने सेम चीज़ें कितने चीज़ों पर चेक की? 150 बल्ब पर चेक किया कि वो बल्ब जो है डिफेक्टिव है कि गुड है। डिफेक्टिव है कि पहले वाले बल्ब को उठाया, उसको भी चेक किया कि डिफेक्टिव है कि गुड है। ठीक है, दूसरे वाले बल्ब को उठाया, उसको भी चेक किया डिफेक्टिव है। तो ये क्या हो गया कि ऐसे ही हमने 150 टाइम किया, मतलब हमने सेम उस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया? ठीक है, अंडर एसेंशियल कंडीशन चेक किया कि होमोजीनियस एसेंशियल एंड होमोजीनियस कंडीशन चेक किया कि वो जो है डिफेक्टिव है कि गुड है। ठीक है, ये चेक किया और हमने चेक और ये चेक किया और फिर हमने देखा कि हमारी जो है 80 आई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है? 80 आई, किसकी? कि डिफेक्टिव की। हमें चेकआउट करना था डिफेक्टिव की, हमारी 80 फ्रीक्वेंसी आई। ठीक है, कितने 80 टाइम जो है हमें 80 बल्ब ऐसे मिले इसमें से कि जो डिफेक्टिव थे। ठीक है, तो हमने क्या किया? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली उसकी कि डिफेक्टिव बल्ब की क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर m/n कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 0.53। मीन्स 53% क्या हो गया? बल्ब जो है वो जो है कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें उसका देखना होगा कि गुड कितनी है, तो जो है गुड के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास? 70 बल्ब्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो 70 बल्ब में क्या हो जाएगा? तो उसको भी ऐसे चेक कर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर गुड बल्ब के लिए हमें चेक करना होगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ डाई इज रोल्ड 60 टाइम। ठीक है, अभी एक डाई को कितनी बार रोल किया गया? 60 टाइम रोल किया गया। मीन्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं 60 टाइम ऑन दी टेबल, किसी टेबल पर। एंड एट दैट टाइम हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट दैट टाइम आवर इंटरेस्ट वॉज टू अपीयर फेज 5। मीन्स
हमें मतलब गेटिंग 5 पर हमारा फोकस है कि हम देख रहे हैं कि हम काउंट करें कि कितनी बार 5 आएगा उन 60 टाइम्स में से, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट फेज 5 अपीयर्स 20 टाइम, ठीक है। इन्होंने बताया कि 20 टाइम्स क्या आ गए हमारे आउट ऑफ 60 में से 20 टाइम क्या हुआ 5 आया, ठीक है। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, गेटिंग 5 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन क्या है नंबर ऑफ टाइम्स डाई को रोल किया गया 60 टाइम, और एम क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी गेटिंग 5, कितनी टाइम मतलब 5 आया ऑब्जर्व किया हमने एक्सपेरिमेंट के समय, तो वो हो गया 20, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उनका रेशियो ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 100 हो गया, ठीक है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अ फेयर कॉइन और कह लें अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कॉइन को कितनी बार टॉस किया 200 टाइम। ड्यूरिंग टॉस आवर इंटरेस्ट वॉज द नंबर ऑफ टाइम द हेड अपीयर, मीन्स अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है कि हमारा हेड पे फोकस है कि हेड हम देखें कितनी बार आ रहा है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट 120 टाइम्स हेड अपीयर्स आउट ऑफ 200, तो 120 टाइम क्या हुआ कि मतलब हेड आया, ठीक है, ऑब्जर्व किया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी एक्सपेरिमेंट की, सो एंड द नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस, ठीक है, मीन्स कितनी बार टॉस हुआ, यहाँ से देखेंगे तो 200 टाइम टॉस हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्स, हेड कितनी बार आया हमारा 120 टाइम्स आया, ठीक है, उसका रेशियो ले लिया तो हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है 0.6, ठीक है, नॉट इक्वल टू हाफ, ओके। सो नाउ हमारा जो है अब ये जो हमारी डेफिनेशन थी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और ये जो हम लोग एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ टाइम है ना एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें इसकी क्या लिमिटेशंस है। जैसे कि हमारा जो क्लासिकल वाला प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी उसकी जो लिमिटेशन थी उसकी 2 लिमिटेशन थी। पहली थी कि अगर इक्वली इवेंट्स जो हैं, ठीक है, इवेंट्स हमारे क्या होने चाहिए उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के इक्वली लाइकली होने चाहिए, आउटकम जो है इक्वली लाइकली होने चाहिए, मीन्स हर एक की सिलेक्ट होने की चांसेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हैं तो हम उस केस में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी ये उसकी लिमिटेशन थी कि हमारे जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होंगे वो हमारे इनफाइनाइट होंगे और अननोन होंगे, तो उस केस में क्या होगा हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं डेफिनेशन नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस प्रोबेबिलिटी इस डेफिनेशन की क्या क्या मतलब इस केस में क्या क्या लिमिटेशंस होंगी जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे। तो नाउ देखते हैं, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मे नॉट रिमेन्स आइडेंटिकल और होमोजेनियस, ठीक है। मीन्स कहने का है कि कोई रिपीट अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बहुत बार 1-2 बार अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। हम सेम कंडीशंस को ये जो हमारे आइडेंटिकल और होमोजेनियस कंडीशन सिमिलर कंडीशंस को हम बनाए रखेंगे, ठीक है। बट जब हमारे पास क्या होगा बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम हमें किसी सेम प्रोसेस को परफॉर्म करना है, देन क्या होगा उस केस में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हो, ठीक है, होमोजीनियस हो, ठीक है, और आइडेंटिकल हो, ठीक है। हो सकता है कि चेंज करें, डिपेंड कर जाए सिचुएशन पर, तो सेम नहीं रहेंगी, ठीक है। ये एक इसकी लिमिटेशन पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जो हम लोग ये इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना, वो जो ही नहीं कि हमारी यूनिक हो, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एन के लिए, ठीक है ना। लार्ज नंबर टाइम हम रिपीट करें तो जो ही नहीं कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू वो क्या हो यूनिक वैल्यू हो, ठीक है। हो सकता है कि डिफर करे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा डिस्कशन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ मेरी जो मैंने कल लेक्चर प्रोवाइड किया था क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का, उसमें एक करेक्शन था, मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सेकंड। इसमें ये था जो हमने पढ़ा था रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें टाइपो मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा गलती से क्या हो गया था लेस देन 0 हो गया था, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यही बताना था, ओके। नाउ
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं आप लोग को उसके आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। उस पर एक वीडियो भी बना लूँगी अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछते हो इन टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने मतलब जो भी मतलब इंटरेस्ट हो आपके नॉलेज में, कि जो भी लोग हों जो स्टैट्स पढ़ते हों, ठीक है, उनके अगर कोर्स में है तो उसको ये पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और उनको एक अच्छा सा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और विद दी नोट्स और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक पूरा आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग घर पर भी इसको पढ़ सकें, अपने कोर्स को कवर कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारी इस वीडियो को, और उसके बाद लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आप जो भी अपलोड करूँगी वीडियोज़, आप लोग उसकी मतलब सबसे पहले आप मतलब स्किप ना कर, मतलब वीडियोज़ आपकी छूटे ना, ठीक है। आप लोग कंटिन्यूसली एक, जब मैं अपलोड करती हूँ आप तुरंत देख सकें, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो, ठीक है, और बर्डन भी ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और मैं रिवीजन भी अब ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा फर्स्ट यूनिट का कवर होने वाला है, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट अप्रोच बचा हुआ है, ठीक है, तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच बचा हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बची हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे कि जितने भी हमने टॉपिक कवर किया ना पीछे, उस पर हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के सारे टर्मोलॉजी क्लियर हो जाए विद थ्योरी प्लस न्यूमेरिकली भी, ठीक है। उसके बाद कुछ जो भी और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रूफ होते हैं, कुछ प्रूफ आते हैं इसमें, ठीक है, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड नहीं करूँ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।